नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यूपी तक में उत्तर प्रदेश में इस वक्त चर्चा चल रही है योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण की। एक तरफ विधायक दल की बैठक हो रही है, सभी विधायक बीजेपी के लखनऊ पहुंच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति करवट ले रही है, क्योंकि एक दिन पहले यानी कि पिछले दिन मुलाकात हुई है भीम आर्मी के चीफ भारतीय आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद और आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी के बीच। ये मुलाकात क्या कुछ कहती है? क्या रणनीति बदलने वाली है? क्या तैयारी हो रही है 2024 की? क्या बीजेपी के लिए और मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं? इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पुष्पेंद्र शर्मा जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। खास बात यह है कि पश्चिमी यूपी की उनके पास एक अच्छी समझ है। इसके अलावा कुमार कुणाल जी हैं, जो दिल्ली तक के ब्यूरो चीफ है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी पर भी आप इनको लगातार यूपी तक पर बातचीत करते देख रहे हैं। तो दोनों जो गेस्ट है उनका मैं स्वागत करता हूं। और सवाल पुष्पेंद्र जी मैं आपसे ही लेता हूं कि क्या है इस मुलाकात के पीछे की कहानी, क्यों हुई है मुलाकात? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। उन लोगों से पूछा, चंद्रशेखर जी के साथियों से, अरे नहीं साहब, वो राजस्थान की जो घटना हुई थी ना भैया, उसके लिए मिलने गए थे। जयंत जी के खेमे से ये था कि भाई वो हम अपना विस्तार कर रहे हैं और लोग मिल रहे हैं, कोई विशेष बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा घोषणा नहीं है, निर्णय नहीं है, पर वो हम मिले थे और औपचारिक मुलाकात थी। आज जयंत की जो गतिविधियां हैं, मुझे एक चीज़ लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से अखिलेश भी और जयंत भी, जिस तरह से उन्होंने चोट खाई चुनाव में, कुछ सीख रहे हैं। अब वो सिर्फ ट्विटर पे या कमरों में बैठ के राजनीति करने से थोड़ा सा शायद उनकी समझ में आ गया है, और उसी का परिणाम है कि आज जयंत पश्चिमी यूपी में निकले और मेरठ में एमएलसी चुनाव के लिए, जिसके लिए कोई प्रचार भी नहीं करता है, उसके लिए उन्होंने दम लगाया। सारे कार्यकर्ताओं को समझाया, उनकी निराशा दूर करी और उन्हें समझाया कि कैसे एकजुट रह के हमें करना है। क्योंकि उनका कहना इस बात पे जोर था कि जब पंचायत चुनाव हुए थे तो हमारे बहुत से सदस्य सपा के और रालोद के आए हैं, तो उनको एकजुट करके ये सीट निकाली जाए। मेरठ वाली सीट, मेरठ गाजियाबाद जो एमएलसी सीट है, वो उनको मिली है। सुनील रोहटा यहाँ से प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में करी। लेकिन इस बहाने उन्होंने क्या किया कि जो थोड़ी बहुत नाराजगी थी लोगों में, जैसे सुनील रोहटा को सिवाल खास का टिकट मिलना था, नहीं मिला था, एमएलसी टिकट दे के भरपाई की। सारे साथियों से मिले और बड़े खुले दिल से वो पुराने कार्यकर्ताओं के साथ बैठे, मिले, हंसे, बोले। और यहाँ तक कि एक जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है मुकेश जैन, उनके पिताजी का निधन हो गया था तो उनके घर तक गए। मतलब गतिविधियां ये बता रही हैं कि वो अब बैठेंगे नहीं और वो कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ें। और इसी कड़ी में मैं अपनी नज़र से चंद्रशेखर की मुलाकात को देखता हूं। हालांकि जब चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले वो सपा प्रमुख से मिले थे और उस समय सीटों पे बात नहीं बनी थी और उन्होंने थोड़ा नकारात्मक भी किया था, नाराजगी जताई भी थी चंद्रशेखर ने। और आपका और हमारा भी जब चर्चा हुई थी तो हमारा मानना ये था कि अगर चंद्रशेखर भी साथ होते इस गठबंधन के, तो कहीं 1%, कहीं आधा % वोट ज़्यादा मिलता। और देखिए, कई सीटें ऐसी हैं जो 300-400 वोट से गई है ना, जैसे चाहे वो नकुड़ की हो, चाहे वो बड़ौत की हो, या बिजनौर की 2 सीटें हों, तो हो सकता है उन पर असर पड़ जाता। अब वो भी विस्तार चाह रहे हैं, अखिलेश भी, और जयंत भी अपने को मजबूत कर रहे हैं। जो इनके दादा थे, जिन्होंने अजगर चलाया था, जिसमें कि दलित, मजदूर सब होते थे गुजर, उस तरह से वो अपना विस्तार जो चाहते हैं। ये भी उन्हें मालूम पड़ गया कि खाली मुस्लिम, खाली जाट, खाली मुस्लिम, खाली यादव से बहुत सी सीटें नहीं जीती जा सकती। तो मुझे लगता है कि वो इसी विस्तार के मद्देनज़र अपनी जो नीति है उनकी, क्योंकि वो अखिलेश से नाराज थे, तो रास्ता ये खोजा गया सम्मानजनक कि भाई जयंत से मिल लें और गठबंधन में शामिल हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज सब जगह, यहाँ से लेकर सहारनपुर तक मैंने बातचीत की लोगों से, और सबका मन यही है कि चंद्रशेखर भी कोई एक अच्छा ठिकाना ढूंढ रहे हैं और अच्छे लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि अभी कोई भी इसे जाहिर नहीं करेगा, लेकिन है यही जो आप सोच रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ, वो यही है कि संगठन को विस्तार दिया जाए और एक दलित युवा चेहरे को अपने साथ जोड़ा जाए। आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी भी, क्योंकि उसे ये चुनाव में दलित वोट मिले हैं, तो बेबी रानी मौर्य और अन्य दलितों को बहुत बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। और माना जा रहा है कि बेबी रानी मौर्य को कल के मंत्रिमंडल में बहुत कोई अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही है। पुष्पेंद्र जी, एक दर्शक है नवल करके, उनका भी सवाल ये है कि अगर जाट नेता जाटों के साथ जाएगा तो चीजें गलत हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप देखिए कि जो
नेचुरल वहाँ की स्थिति है, उसमें जाट और जाटों का एक साथ आना बड़ा मुश्किल है। और इस बार भी ये देखने को मिला कि पश्चिमी यूपी में जो मायावती के साथ दलित थे, जब वो हटे, उनकी बड़ी संख्या बीजेपी के साथ गए और बीजेपी को उसका फायदा मिला है। जो साइलेंट वोटिंग हुई है, उसका फायदा बीजेपी को मिला है। तो क्या चंद्रशेखर के साथ आ जाने से बड़ी जीत हासिल हो जाएगी, या फिर नुकसान भी तो हो सकता है ना, क्योंकि भाई जाट तो बीजेपी के साथ जा सकता है, ये कोशिश तो लगातार बीजेपी कर रही है। पुष्पेन जी। देखिए, उनकी जो उनकी शंका है वो वाजिब है, जो सवाल उठाया वो सही है। जैसे ही ये बातें शुरू होंगी तो ये सवाल उठने शुरू होंगे। और ये सवाल आप ये देखिए कि जब विधानसभा चुनाव से पहले जब सपा और रालोद का गठबंधन हुआ, तब भी ये सवाल उठ रहे थे कि क्या मुस्लिम कैंडिडेट को जाट वोट देंगे, क्या रालोद के कैंडिडेट को मुस्लिम वोट देंगे या नहीं देंगे। ये सारे सवाल उठते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं तो बहुतायत की बात करते हैं कि जी। एन ब्लॉक कहाँ गया और ज़्यादा कहाँ पे गया। अब आप देखिए कि जो जयंत जी का जो कोर एरिया है, अगर आप उसे मथुरा तक मान भी लें तो मेनली है बागपत, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर। और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे मार्जिन से वो हारे एक बार। दूसरी बात, ये सारी तैयारियां अगर हैं, अगर कहीं मिलने की बात है तो 2024 की तैयारियां हैं। अगर 2024 के परिणामों को हम याद करें तो जयंत बागपत में और इनके पिता अजीत सिंह जो अब नहीं रहे, मुजफ्फरनगर से हारे थे, लेकिन बहुत कम वोटों से हारे थे। हालांकि उस समय पे सभी का गठबंधन था, सपा, बसपा, रालोद, कांग्रेस सब साथ थे, लेकिन उसके बावजूद वो इतने लो मार्जिन से हारे थे जो लोकसभा में जी। लोकसभा के चुनाव के लिए मायने नहीं रखती दोनों सीटों पर। तो अगर अब क्योंकि बसपा साथ नहीं है और थोड़ी सी वोट भी अगर चंद्रशेखर लेकर आते हैं, मैं मानता हूं कि कुछ जाट छिटक भी सकते हैं इस बात से, लेकिन आमतौर पे माना ये जाएगा कि वो जयंत की हमदर्दी की वजह से जयंत को देंगे। तो जो जैसे हम कहते हैं ना वैल्यू एड ऑन करना, तो ये वैल्यू की एडिशनल ऐड वैल्यू कर रहे हैं वो। अगर चंद्रशेखर के थोड़े थोड़े वोट जो युवा उनके साथ हैं वो भी मिलते हैं तो बेहतर होगा। और अगर हम अगले 5 साल या 10 साल की बात करेंगे तो जैसा अभी कुणाल कह रहे थे कि भाई मायावती को हम सिफर तो नहीं मानते, लेकिन ये तो मान ही बिल्कुल। गए हैं कि वो खिसकने लगा, उनके वोटर उसमें कोर वोट में सेंध लगने लगी, अब वो बीजेपी के पास गया है। लेकिन अगर उससे युवा चंद्रशेखर अपने जैसी बातें करता हुआ दिखाई देगा या उनकी बातें करता हुआ सुनाई पड़ेगा, तो हो सकता है कि इनके जो समर्थक हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगे। और जैसा अभी कुणाल जी ने कहा कि वो कोई मायावती जी की तरह पर्चा सामने कागज लेके तो पढ़ते नहीं हैं, सारी बातें बोलते हैं और एक्सटेम्पोर बोलते हैं। जब वो जेल से छूट कर आए थे तो मैंने उनका पहला इंटरव्यू लिया था और कहीं उनके साथ कोई सहयोगी नहीं था, कोई उन्हें सजेस्ट नहीं कर रहा था, उनके पीछे कोई ऐसा माइक या माइक्रोफोन नहीं था कि उनको कोई सूचना मिल रही हो। और उनके जवाब बड़े सदे हुए सुलझे हुए जवाब थे। तो वो पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, और मेरे ख्याल से इस विधानसभा चुनाव में जो उन्हें नुकसान हुआ या वो अपनी पहचान नहीं बना पाए इस तरह से जितनी बननी चाहिए थी, तो वो लड़ाई कर रहे हैं और लड़ने में वो ये जरूर देखेंगे कि कहाँ जाया जाए। जहाँ तक फिर उस सवाल पे आते हैं, ये शंकाएं जरूर उठेंगी कि जाट और जाटव तो पहले से बैरी हैं तो कैसे होगा। लेकिन आप देखिए कि जहाँ पर अगर दलित उम्मीदवार था बीजेपी का, तो क्या जाटों ने उसे वोट नहीं दिया? उसे वोट जी। दिया, है ना। और बहुत सी जगह पे दलितों ने भी जाट उम्मीदवार को वोट दिया, चाहे वो बीजेपी का था। तो बेसिक सवाल तो ठीक है, लेकिन जब चुनावी माहौल बनता है और हर एक कोई अपनी शक्ति लगाता है, तो हम ये कह ही नहीं रहे कि वो एन ब्लॉक ले आएगा, लेकिन थोड़ी बहुत वोट लेकर आएगा, जितनी जो गैप है उसको फिल करने के लिए जयंत और अखिलेश को उसका लाभ मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी बातें होती है तो इससे लाभ होगा। राम नारायण मेघवाल हैं जो कह रहे हैं कि हम बहन जी की इज्जत करते हैं, मगर उनकी राजनीति का अस्ताचल है और आजाद बहन जी के वोट बैंक को हड़प लेंगे। वहीं एक रॉको नाम के यूजर हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, वोट तो हम मायावती को ही देंगे, क्योंकि जाटव वोट जो है वो मायावती के साथ ही रहा। तो पुष्पेन जी, मैं यही पूछ रहा हूँ कि क्या चंद्रशेखर आजाद अब इतने बड़े लीडर हो गए हैं, या उनके साथ कोई ऐसा लीडर आता है जिसके साथ ये लगता है कि वो सीटें निकाल लेंगे, वो पावर कॉरिडोर में चले जाएंगे, वो जो उनका समाज है उनकी बात रख पाएंगे, क्योंकि वो अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते रहे हैं।
तो क्या वो कर पाएंगे? क्योंकि अगर आप देखिए गोरखपुर से लड़े, लेकिन जो उनको वोट मिला है वो शायद उनके समाज का भी वोट उनको वहां पे पूरा नहीं मिला होगा जिस स्थिति से जो उनके वोट काउंट थे। मेरे हिसाब से उनकी जमानत जब्त हो गई। तो आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर इतने बड़े लीडर हैं आज के दौर में भी मायावती के रहते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि वो कुछ एड ऑन करेंगे? मतलब आप 2% मतलब थोड़ा लाना तो बहुत मुश्किल है ना, आप कुछ ऐसा बड़ा चंक लाइए जिसका फायदा हो। मैं मतलब यूपी के लहजे में कहूंगा, चिल्लर गिनने से क्या फायदा, कम से कम नोट तो लाइए। रजत जी, आपकी बात भी ठीक है और जो मेघवाल साहब और दूसरे लोग पूछ रहे हैं वो भी सही है, लेकिन मेरी सोच में थोड़ा अंतर है। बड़ा नेता कैसे मानूं? आपने कहा कि चिल्लर लेके काम नहीं चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि चिल्लर से ही कई सीटें हार गए। जी अगर उतना भी एड ऑन होता है कुछ जगह पर, अब देखिए कि जयंत के लिए आप सोचिए कि बिल्कुल क्रूशियल है ना? पहले वो बिल्कुल सत्ता से बेदखल हो गए, बाहर पड़े रहे। तो जैसे आपने कहा कि जब तक वो पावर कॉरिडोर नहीं होगा, जब तक पावर के एक बाइट नहीं होगा, तब तक जो आपका कोर वोटर है वो भी धीरे धीरे खिसकने लगता है। तो अगर वो इसके सहारे से कुछ सीटें निकाल लेते हैं लोकसभा की, अपनी सर्वाइव कर लेते हैं, या अपनी वाइफ की आ जाती है, या एक दो और नेताओं की आ जाती है, तो आप समझिए कितना बड़ा संबल मिलेगा। चंद्रशेखर आज बड़े नेता नहीं हैं, लेकिन नेता हैं। बड़े नेता नहीं हैं, नेता हैं, वारिस हैं उन दलित वोटों के जो मायावती के पास है। वो अगर विरासत बटेगी, कुछ बीजेपी लेगी, कुछ कहीं और लेगा। बीजेपी भी तो कोशिश कर रही है कि दलित महिला को एकदम से बढ़ा दिया जाए, बेबी रानी मौर्य को, और वो ताकि उनका जो दलितों का इस बार चंक आया है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसी तरह से ये भी कोशिश है। अब कौन सफल होता है, कौन असफल होता है, ये अलग बात है। और चंद्रशेखर का जो वर्किंग स्टाइल है, देखिए वो जिस जगह जा रहे हैं और जिस सेगमेंट जी में वो मूव कर रहा है, वहाँ पे उसको प्यार और समर्थन मिल रहा है। अब चुनाव लड़ना एक बिल्कुल अलग डिफरेंट बात हो जाती है, कुणाल भी सहमत होंगे। चुनाव लड़ना एक डिफरेंट हो जाता है, और छोटे छोटे आंदोलन करना, जागृति पैदा करना अलग होता है। तो अभी उसका सफर शुरू हुआ है, आगे तक बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि वो ये 2 साल 2.5 साल की, सिर्फ 2024 की भी बात नहीं होगी। जब उसे आधार मिलेगा और एक बार सत्ता में भागीदारी होगी तो उसका वोट बैंक बढ़ेगा, और धीरे धीरे वो बात करिए 10 साल 12 साल बाद की, है ना? तो वो थोड़े से कम्युनिस्ट भी हैं, थोड़ा सा उनमें जेएनयू भी घुस जाता है, थोड़ा सा उनकी अपनी पढ़ाई लिखाई है, आंदोलन के लिए वो तैयार रहते हैं हर एक जगह, है ना? तो ये सारी बातें, उन्हें अभी बड़े नेता नहीं है, पर अगर वो इसी तरह से गठबंधन करेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, तो मुझे लगता है धीरे 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 हो सकता है वो केक का बड़ा हिस्सा खाने लग जाए। ये मेरे को लगता है। अब क्या बीजेपी के पास मौका है कि वो चंद्रशेखर को साधे, माफ कीजिएगा, जयंत चौधरी को साधे? और दूसरी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा पुष्पेंद्र जी, की क्या जयंत चौधरी किस मूड में है? क्या वो अपने पिता की तरह पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, कि रामविलास पासवान टाइप पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं, कि जहां पावर कॉरिडोर में जगह मिले पहले आप सत्ता लीजिए, फिर जनता का काम कीजिए, फिर समाज का काम कीजिए? या फिर वो दूसरा पैटर्न देख रहे हैं कि भाई साहब विपक्ष में रहकर राजनीति कीजिए, जब आएंगे तो अपने दम पर आएंगे, भरपूर आएंगे? तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो बीजेपी के साथ जाने के लिए सोच रहे हैं, या फिर वो अभी अपने मोड वाली पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं? पुष्पेंद्र जी। देखिए, इस विषय पे रजत, अभी 2-3 दिन पहले ही जी कुमार अभिषेक भी थे, नीरज जी भी थे, और शायद कुणाल जी आप थे? नहीं, आप नहीं थे, कोई और था मुझे लगता है। यही सवाल मुझसे फिर पूछा गया था। देखिए, अंतर आया जब विधानसभा चुनाव से पहले जो जमीन तैयार हुई थी, वो किसान आंदोलन को लेके जयंत की भूमिका, बार बार पंचायतों में जाना, समर्थन लेना, उस समय की अगर हम बात करें, अगर उस समय वो जब अमित शाह ने जाटों को बुलाया और ये कहा कि जयंत जी अच्छे आदमी हैं पर गलत जगह पर हैं, उस समय शायद आत्मघाती होता जयंत के लिए, आगे की राजनीति खत्म होने होने के लिए। धीरे धीरे स्थितियां बदल रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयास छोड़े नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र में 2024 भी है, और 2024 के लिए बीजेपी अपनी तरफ से दाना डालती रहेगी, कोशिश करती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जहां तक अभी तक जयंत खेमे की बात है, अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं है कि जयंत के रुख में नरमी आई हो। जयंत के आसपास रहने वाले कुछ समर्थक ये चाहते हैं, और वो कहते भी हैं खुलेआम,
कि साहब भाजपा का ऑफर अब स्वीकार करने का समय आ गया है। लेकिन जहाँ तक जैद की निजी विचारों की बात है, मेरी नज़र में अभी तक उनका भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा खटखटाने का या उस भगवा खेमे में जाने का कोई इरादा, कोई विचार नज़र नहीं आता, क्योंकि ये कोशिशें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफ़ी समय से चली और मैं मानता हूँ कि 2024 से पहले इसको बार बार और कोशिश की जाएगी। ये मेरे निजी विचार भी हैं और जो उनके आसपास लोग रहते हैं उनसे भी यही फीडबैक है। लेकिन भाजपा की तरफ से प्रयासों में कोई कमी नहीं है। फिर किसी न किसी दिन ऐसी कोशिश जरूर की जाएगी कि जयंत को अपने साथ जोड़ा जाए और 2024 की तस्वीर बिल्कुल उलट दी जाए और बदल दी जाए, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पुष्पेंद्र जी, बस एक आखिरी कमेंट मैं लेना चाहूंगा, अब हम अपने डिबेट को अंत की तरफ ले चल रहे हैं। एक आखिरी कमेंट की क्या लग रहा है कि जो बात शुरू हुई है, क्योंकि चंद्रशेखर बड़े एक जो अखिलेश के बाद उन्होंने जो किया, उसके बाद उनके व्यक्तित्व पर भी एक सवाल उठा कि राजनीति में चीजें थोड़ी हल्की भी ली जाती है, एक गठबंधन नहीं है, उसके बाद जो आरोप लगाए कि आप मिल भी ना पाए, तो क्या ये है कि बातचीत जो चल रही है उसमें आपको कितना लगता है कि वो अंत तक पहुंचेगी और एक गठबंधन ही सही शायद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने? क्यों कमेंट लेंगे, क्योंकि हमारे पास समय की भी कमी है। बहुत अच्छा सवाल आपका और लास्ट कमेंट है तो मैं इसे ब्रीफ ही रखूंगा। एक तो रोशनी, बात ये कि चंद्रशेखर बैठ जाओ, बंद करने वाले हैं। वहां से आते हैं जहां से मायावती चुनाव लड़ती थी। हरोड़ा विधानसभा इसका नाम था, अब सहारनपुर देहात नाम है। कुणाल गए हैं छुटमलपुर में उनके घर पर, तो मैं भी गया हूँ चंद्रशेखर के यहाँ। देखिए, सवाल ये है कि कोई मुलाकात बेमतलब नहीं हो सकती। अगर ये मुलाकात हुई है तो इसके कोई मतलब होंगे और इस समय दोनों को एक दूसरे की जरूरत है 2024 तक। एक को आगे बढ़ना है, एक को अपना अस्तित्व बचाना है, लोकसभा की सीटें जीतनी है। संभव कुछ भी है। अब वो गठबंधन खुला होगा, मतलब ये होगा कि विमान में ये लड़ रहे हैं, या कोई संदेशों का आदान प्रदान होगा, या कहीं जैसे व्हिप जारी होता है या जैसे फतवे जारी होते हैं, क्या चंद्रशेखर उनके पक्ष में कोई फतवे जारी करेंगे? ये कुछ भी संभव है रजत, है ना। लेकिन जैसा कुणाल ने कहा, बेमतलब कोई मुलाकात नहीं होती, उसका कोई ना कोई अर्थ होता है जो हम शायद बाद में समझेंगे। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान यही है कि दोनों में कहीं ना कहीं हाथ मिले हैं तो दिल भी मिलेंगे इनके आगे चलकर।